नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे देश और प्रदेश की नामी गिरामी हस्तियों से, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हमसे मुखातिब हैं, हमसे रूबरू हो रहे हैं। आप टेम्पेरा पेंटिंग, म्यूरल आर्ट और मिनिएचर आर्ट के विशेषज्ञ हैं और आपकी पेंटिंग्स देश दुनिया की तमाम आर्ट गैलरीज और प्रतिष्ठित संस्थानों की शोभा में चार चांद लगा रही है। कला से आपका जुड़ाव पिछले 50 बरसों से है और कला के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको 2 दर्जन से भी ज़्यादा सम्मानों से, पुरस्कारों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, जैसे कि कालिदास सम्मान, राजस्थान ललित कला अकादमी अवार्ड और जयपुर के राज परिवार की ओर से जगत सिंह अवार्ड। तो आइए हम स्वागत करते हैं जाने माने चित्रकार जिनकी चित्रकारी, जिनकी पेंटिंग आप जयपुर के तकरीबन हर अंडरपास, हर फ्लाईओवर और कई दीवारों पर देखते आ रहे हैं। हमारे साथ हैं समदर सिंह खंगारोत सागर साहब। आप वरिष्ठ चित्रकार हैं और राजस्थान ललित कला अकादमी के पूर्व सचिव भी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और कला पे वार्ता के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। दूरदर्शन केंद्र का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर, आप तकरीबन 50 साल से, पूरे 5 दशक से आप कला की सेवा कर रहे हैं। म्यूरल आर्ट की बात हो, मिनिएचर आर्ट की बात हो, टेम्पेरा पेंटिंग की बात हो, आप इसके विशेषज्ञ हैं, इसमें दक्षता है, आप माहिर हैं। तो मैं बिल्कुल आपके पहले शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे आपको एज एन इंडिविजुअल जानने के लिए, क्योंकि आपकी चित्रकारी के तो सभी फ़ैन हैं, हम देखते ही रहते हैं और उत्सुकता भी जगती है कि इन चित्रकारों, इन चित्रकारियों के पीछे आखिर वो कौन शख्स हैं, और आज आप हमारे सामने हैं। तो कुछ शुरुआती दिनों के बारे में बात हो जाए सर। जहाँ तक मुझे पता है आप साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन कला आप में अंतर्निहित थी। विज्ञान का स्टूडेंट तो 9th क्लास से हुआ, लेकिन उससे पहले बचपन के अंदर मुझे अनायास ही गांव में रहते हुए चित्रकला का शौक हो गया था। पेंटिंग का चित्र शौक हो गया था। दीवारों पे, फर्श पे, इन पे उल्टे सीधे मारता था, पेंटिंग करता था। मेरे 2 बड़े भाई जो हैं वो आर्ट के अंदर कुछ अच्छे काम करते थे। उनकी पेंटिंग को देख करके मेरे मन के अंदर मन के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी पेंटिंग बनाऊं। जी। मेरे सबसे बड़े भाई थे हरि सिंह जी, तो वो बहुत बढ़िया पेंटिंग करते थे। उनको देख करके आदर्श मान करके मैंने पेंटिंग करना शुरू किया। लेकिन मैं 9th तक बहुत पेंटिंग करता रहा, जो भी सब्जेक्ट रहे छोटे मोटे रहे, लेकिन रात भर करता रहता था। फिर बाद में मेरे घर वालों ने मेरे को मेरा जीवन सुधारने के लिए, उन्होंने ये लगा कि इन दोनों भाइयों ने तो आर्ट में कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, इसकी ज़िंदगी और ख़राब नहीं हो, तो मेरे को डॉक्टर बनाने के लिए मुझे साइंस बायोलॉजी दिला दिया गया। तो मुझे बायोलॉजी, मजबूरन साइंस बायोलॉजी से 11th क्लास पास करनी पड़ी जी। और लेकिन मैं विज्ञान को भी बड़े मन से, चाव से पढ़ रहा था। बाद में मेरे मन में कहीं न कहीं जो एक कला का जो तंतु घुसा हुआ था वो फस्फुटित हुआ जगह, और मैं फिर वो साइंस छोड़ करके और मैं आर्ट्स के अंदर आ गया। और सबसे पहले मेरी एडमिशन जो है मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स किस्मोल बाज़ार के अंदर है, जिसे पुराने ज़माने के अंदर मदरसाए हुनरी कहते थे। उसके बाद में उसको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते थे, और बाद में जब मैंने एडमिशन लिया था तब उसका नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ एडमिशन लेकर के चित्र बनाने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता था जी। तो उस वक्त राजस्थान के अंदर मिनिएचर पेंटिंग का बड़ी प्रचलन था। इनका बिजनेस भी था, लोगों को धनोपार्जन के लिए भी बनाते थे, बड़ा शौक था जी। तो मैं भी उसकी ओर आकर्षित हुआ जी। क्या बात है। तो जहाँ तक मुझे पता है, जब आप आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने आए थे, आपका तो डायरेक्टली 2nd ईयर में ही एडमिशन हो गया था। जी हाँ, जी हाँ। और आप छात्र नेता भी हुआ करते थे। जी हाँ, जी हाँ। क्या करते थे छात्र नेता के तौर पर? देखिए, वो जो 2nd ईयर वाला जो किस्सा है वो तो बड़ा रोचक है जी। कि जब मैं साइंस का स्टूडेंट था तो पूरे राजस्थान के जितने भी स्कूल थे उनके अंदर एक कंपटीशन रखा गया जी। कि यदि मानव चांद पर रहेगा तो किस तरह के मकान में रहेगा। ये बात है 71 की।
मकान किस तरह के होंगे चांद पर जी। तो इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, इतना ज़्यादा कोई विकास भी नहीं था, इतनी ज़्यादा कंप्यूटर कुछ थे नहीं, तो लोग मन से ही लगाते। तो मैंने उसकी कल्पना करके एक 6 बाई 4 फीट की एक बड़ी पेंटिंग ऑयल में बनाई कि चांद पे यदि मानव रहेगा तो उसका रेजिडेंस किस तरह के मकानों में होगा। तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला था, पहला पुरस्कार मिला था पूरे राजस्थान से। एक मैं बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ता था तब भी मेरे छात्र नेता के रूप के अंदर थोड़े बहुत तंतु थे, प्रभाव था। तो मैंने यहाँ फिर आर्ट स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें केवल 2 कमरे स्कूल ऑफ आर्ट्स के पास में, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स उसमें थे। स्कूल में मान्यता नहीं थी इसके डिप्लोमा को। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई, जागृति आई, मेरे मन में जोश आया कि इस स्कूल ऑफ आर्ट का ये जो लोग 5-5 साल आगे लगाते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उनका भविष्य क्या होगा। तो मैंने वो कमान संभाली और मैं लगभग 9 साल तक वहाँ रहा। 2 डिप्लोमा किए मैंने, एक पेंटिंग में और उसके बाद स्कल्पचर में जी। तो दोनों डिप्लोमा के टाइम के जो 9 साल के अंदर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष ही रहा और अध्यक्ष रह करके वहाँ वो सारे काम किए। तो उसको मान्यता दिलाई, उसकी बिल्डिंग खाली करवाई, बहुत सारे काम किए उसके अंदर। उसमें मेरे दोस्तों का बड़ा सहयोग था, साथियों का। एक संघर्ष का दौर भी आपने देखा, बीच में आपका एडमिशन NID अहमदाबाद में भी हो गया था, लेकिन पर्सनल रीजंस से आप उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाए, लौट के आना पड़ा। NID में उस वक्त एडमिशन होना बहुत बड़ी बात माना जाता था जी। तो मैं NID में मेरा एडमिशन हुआ 76 में, जब पेंटिंग का डिप्लोमा पूरा कर लिया। तो उसके बाद मैं अच्छे भविष्य के लिए NID के अंदर एडमिशन लेने गया और मेरा एडमिशन हो गया था। लगभग 2 महीने वहाँ रह पाया मैं जी। रेगुलर नहीं रह पाया, लेकिन 2 महीने मेरा एक टाइम पीरियड रहा। और फिर मेरे फादर बीमार हो गए थे, तो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनकी जो फाइनल स्थिति उसको तो ठीक हो, इसलिए मैंने वो फिर छोड़ दिया और फिर मैं यहीं रहने लग गया जी। तो मैंने NID इसलिए छोड़ दिया जी। तो सर आपने फॉर्मल एजुकेशन भी ली आर्ट में, चित्रकारी में, पेंटिंग में। फॉर्मल एजुकेशन का क्या रोल आप मानते हैं आपकी कला को बढ़ावा देने में? क्योंकि कला आप में अंतर्निहित तो थी ही, इनहेरेंट था, आप एक बॉर्न टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। तो जब एक आर्टिस्ट होता है उसे फॉर्मल एजुकेशन का भी सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, तो कला और कितनी उभरती? देखिए, हर इंसान को उसके जीवन में कुछ न कुछ गॉड गिफ्ट भी होती है जी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या टीचर्स होते हैं, कोई भी संस्था हो, कोई भी विषय हो, वहाँ के जो गाइडेंस मिलता है किसी स्टूडेंट को, वो तो उसका लाइफ के अंदर परिवर्तन लाता ही है जी। वो एक तरह से उसको नकार नहीं सकता कि मेरे को उससे कुछ नहीं मिला, वही उसके जीवन का बहुत कुछ होता है। बशर्ते अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, तो किस्मत वालों को अच्छे टीचर मिल जाते हैं। तो मेरे को भी बहुत ऐसे टीचर मिले लाइफ के अंदर जिन्होंने मुझे सही रास्ता बताया। मुझे जहाँ मैं इधर उधर जा रहा था, मुझे सही रास्ते लाने की कोशिश की, मुझे अच्छा गाइड किया, पेंटिंग के बारे में भी गाइड किया और सब तरह से गाइड किया। तो मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ जीवन के अंदर, ये तो है जी जी। तो यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे आपके गुरुजी के बारे में, और आपके बहुत सारे दोस्त भी रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। देखिए, मैं शुरू के अंदर जो है मिनीचर पेंटिंग करता था जी जी। और मिनीचर पेंटिंग जो है बहुत स्किलनेस होती है उसमें। मिनीचर पेंटिंग, इंडियन मिनीचर पेंटिंग, राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, बहुत टेक्निकली की तरफ बहुत सारी बातें होती है, तो हर कोई नहीं कर सकता। तो उसको सीखने के लिए मेरे जो आर्ट स्कूल के दोस्त थे, उनमें से 1-2 दोस्त बहुत अच्छे पेंटिंग बनाते थे, उनका काम यही था जी। उन्होंने मुझे बिठा करके मुझे ये मिनीचर पेंटिंग सिखाई। तो सही मायने में मेरा मिनीचर पेंटिंग का सबसे पहले जो गुरु रहे हैं और आर्ट का जो तरीके से मुझे सिखाने का काम किया, मेरे जो शुरू के दोस्त थे जिनको मैं गुरु कह सकता हूँ, वही थे, उन्होंने मुझे सही गाइड किया। आगे जा कर के जब मेरे डिप्लोमा पूरे हो गए और लगभग 80-82 की बात है, मैंने मन में सोचा, मुझे तब तक 2-4 अवार्ड भी मिल चुके थे। ऑल इंडिया लेवल का IFX का अवार्ड मिल चुका था, ललित कला अकादमी का अवार्ड मिल चुका था। तो लोगों ने कहा कि तू तो आर्टिस्ट हो गया, लेकिन नहीं, मेरे मन में आया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, ये एक अपने यहाँ कहावत है जी जी। तो एक गुरु तो होना ही चाहिए। तो मैंने सोचा और बहुत कोशिश की, और वास्तव में बहुत कोशिश के बाद में गुरु बनाए, कृपाल सिंह जी शेखावत को गुरु बनाया
और उनके साथ लगभग 30-35 साल रहा मैं। जी जी, वो तो खुद ही जाने माने मिनिएचर आर्ट के माहिर और ब्लू पॉटरी के विशेषज्ञ। हाँ जी, ट्रेडिशनल और ब्लू पॉटरी में भी उनकी फ्रेस्को के 3 विधाओं के मास्टर आर्टिस्ट थे वो जी। ब्लू पॉटरी, फ्रेस्को पेंटिंग और टेम्परा पेंटिंग जी, जी। उनको जो गुरु मिले बहुत महान कलाकार मिले, उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि उनको सबसे पहले गुरु मिले भूर सिंह जी शेखावत जी, जो राजस्थान के बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे। और उसके बाद में उनको गुरु मिले नंदलाल बोस शांति निकेतन के अंदर जी, राम किंकर बेद और इस तरह के जो हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, इस तरह के उनको जो टीचर्स मिले तो उनसे उनको बहुत सीखने को मिला। उसके बाद वो जापान चले गए, तो जापान के आर्ट का तो कहना ही क्या है, वो लोग बहुत अच्छे ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं। तो उनका जो महान आर्टिस्ट थे उस काल के 1950-60 के बीच के, उनको मार्गदर्शन मिला, तो वो उनके अंदर एक गुण आया और उन्होंने सिखाया मेरे को भी। जी जी, तो जापान की बात चली है तो मैं आपको 40 साल पीछे ले जाना चाहूँगी। सन 1985 आपने भी जापान का भ्रमण किया था, आप अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन के साथ वहाँ पर गए थे। इससे जुड़ा एक रोचक एनेक्डोट भी है, हम चाहेंगे आप दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, बहुत आदमी के जीवन में अनायास कभी कभी बहुत परिवर्तन आ जाता है जी जी, और कई बार चाहते हुए कई बार बिना चाहते हुए भी हो जाता है। मैं उस वक्त केवल कॉपी काम करता था, मिनिएचर पेंटिंग में कॉपी वर्क करता था, खुद का कुछ ओरिजिनल कुछ नहीं करता था जी जी। 85 की बात है जी। तो मैंने वहाँ से एक गैलरी का मालिक आया और उन्होंने आकर के मेरे को कहा कि हम एग्जीबिशन करना चाहते हैं आपके पेंटिंग की और मेरे लिए 36 पेंटिंग बना दीजिए। तो वो 36 पेंटिंग मैंने नकल करके कॉपी करके बनाई। अच्छा, उसके पहले एक दौर भी था जब आप कह रहे थे कि काफ़ी कम पैसों में आप अपनी पेंटिंग्स भी मतलब सेल आउट किया करते थे। 2-2 रुपये में, 2-2 रुपये में। ये बात तो शुरुआत की है जी, कि 71-72 के अंदर जब पेंटिंग शुरू की थी तब 2-2 रुपये में पेंटिंग बनाया करता था। तो उसके अंदर एक दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि कई बार ये महसूस करता हूँ कि कोई भी आदमी जो है या कलाकार है खुद अपना गुरु होता है जी जी। कि जब 2 रुपये पेंटिंग बनाता था तो मैंने मन में सोचा कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकता हूँ, कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। तो 2 रुपये पेंटिंग अंदर मैं लगातार बड़े से बढ़िया काम करता था और वो लगभग 6-7 रुपये की पेंटिंग बन जाती थी। तो उससे मेरा हाथ सुधरा, स्किलनेस आई, मेरा अनुभव बढ़ा, मेरा समय तो लगा, लेकिन उन पेंटिंग्स के अंदर एक से एक आगे बढ़ती गई, अच्छी होती गई। उससे 1-2 ग्राहक मुझे छोड़ के कहीं नहीं गया। अच्छा, क्यों? उसको 6 रुपये की पेंटिंग 2 रुपये मिल रही थी और दूसरा मेरा हाथ सुधरा जी। तो मैं एक तरह से यहाँ आकर मैं अपने आप को अपना खुद का गुरु मानता हूँ कि मैंने वो कोशिश की कि आज भी यही करता हूँ मैं कि मेरी औकात क्या है, मैं कितना बढ़िया काम कर सकता हूँ, मेरे में कितना कैलिबर है कि इस काम को करने के अंदर उसे चैलेंज के रूप में काम लेता हूँ। तो शुरू से एक आदत रही है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी जी। बिल्कुल, और आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। हम दोबारा लौट रहे हैं 1985 पर, जब आप जापान टूर के लिए गए अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन के साथ। तो वो उसने पेंटिंग तो यहीं से खरीद ली थी जी, सारा सौदा यहीं कर लिया था और वहाँ मेरे को बुलाया गया कि आप जापान देखने के आइए। एक मेरे जापान दोस्त था, उसने बड़ा सहयोग दिया इसके अंदर जी। और ये आपको बताना चाहूँगा, कुमार संग्राम सिंह जी नवलगढ़ के बहुत बड़े संग्राहक रहे हैं जी पुरानी पेंटिंग के। उन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना किसी ये डर के मेरे को अपने कलेक्शन की बहुत कीमती उस वक्त की लाखों रुपए की पेंटिंग मेरे को कॉपी करने के लिए दे दी और उनकी मैंने कॉपी की जी। वहाँ जाके एग्जीबिशन की जापान में, और जापान के टोक्यो शहर के गिंजा, मतलब सेंटर ऑफ सिटी, वहाँ मेरा बहुत ग्रेट शो हुआ। उसमें बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आकर के कोई मेरा हाथ चूम रहा है, कोई मुझे गले लगा रहा है, कोई मुझे ऊपर उठा रहा है, सब लोग करने लगे। मतलब मेरा बहुत, उन्होंने देखा कि कितना बड़ा आर्टिस्ट है जी। वो सब लोग ऐसे व्यवहार करते थे जैसे मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। मेरे को तभी लग गया कि इसमें मैं कहाँ हूँ, मैंने तो नकल की है, मैं खुद का क्रिएशन तो कुछ है नहीं इसके अंदर, मैंने तो देख देख के बनाई है। तो मिनिएचर पेंटिंग के अंदर जनरली यही होता है, लोग देख के पेंटिंग बनाते हैं, खुद का क्रिएशन करते नहीं है। तो वो वहाँ देख के मैं लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, इन लोगों को गलतफहमी हो रही है। तो मैंने वापस आकर के, और मेरा स्टूडियो जो चलता था, वर्कशॉप चलता था जिसमें 10-12 लोग काम करते थे, उनको सबको हाथ जोड़ लिया कि भाई अब मैं समदर सिंह बनना चाहता हूँ, वो मिनिएचर करने वाला सागर नहीं रहना चाहता।
क्या बात तो है। वो मेरा जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन था और तब से मैंने मिनिएचर पेंटिंग या नकल करना शुरू कर दिया और बंद कर दिया। जी जी, तो कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट था, जब आपको, आपका उपनाम भी है सागर, आपके अंदर हिलोरे इस जज्बात के आ रहे थे कि मुझे कुछ नया करना है, अपना एक नया स्टाइल डेवलप करना है। अगर वही करता रहता मैं लालच के अंदर जी, उस वक्त मेरा बहुत अच्छी इनकम भी थी, लेकिन लालच में वही करता रहता तो आज यहाँ नहीं होता। क्या बात है सर। आपके पास तो राजस्थानी जो कला है उसको आप चित्रकारी के माध्यम से दिखा रहे हैं, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए आपने बेहतरीन काम किया है। आपकी सीरीज़ की अगर मैं बात करूं, एक जल रंग आपकी सीरीज़ आई है वाटर कलर की, आपने रामायण पर आधारित जो चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको बनाया है। थोड़ा हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे और साथ ही साथ महाकवि कालिदास आपको बड़े अजीज़ रहे हैं, उनके महाकाव्यों पर भी आपने बेहतरीन काम किया है। शुरू से कुछ नया कुछ करते रहने की आदत आई है। जी जी, एक जगह एक जैसा काम करने की नहीं है। कई बार हम लोग का कपड़े भी पहनते पहनते थक जाते हैं, दूसरे स्टाइल के पहनने लग जाते हैं, खाना भी बदल देते हैं, रहना पीना से बदलते हैं, मकान के अंदर पर्दे बदल देते हैं। तो जीवन के अंदर परिवर्तन तो होता रहना चाहिए, लिविंग के अंदर वो आर्ट में भी, सब के अंदर जी। तो मैं मिनिएचर पेंटिंग कर रहा था, उन्हीं दोनों के अंदर मेरे मन में जोश आया कि मैं वाटर कलर पेंटिंग करूँ। और मैंने राजस्थान के लगभग 20-25 जो फोर्ट्स हैं, नामी प्रसिद्ध जो किले हैं जी, उनकी सीरीज बनाने की सोची। तो मैंने उस वक्त मेरे पास गाड़ी, फिएट गाड़ी हुआ करती थी, उसको लेकर के रवाना हो गया। लगभग 25 दिन तक, 25-26 दिन तक मैं पूरे राजस्थान में घूमा और वहाँ जाके स्पॉट पे बैठ के पेंटिंग बनाता था। आजकल तो लोग फोटो खींच करके कैमरे में देख करके पेंटिंग लैंडस्केप बनाते हैं, बोले खींच लेते हैं, लेकिन हम उस वक्त न तो कैमरा था, न तो कोई फोटोग्राफी थी, न कोई मोबाइल था। तो मैंने वहाँ स्पॉट पे बैठ करके एक एक जगह 3-3, 4 दिन तक बैठ करके और सारे फोर्ट्स की पेंटिंग की। तो मेरा सीरीज़ बहुत नामी सीरीज़ रही है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो एक सीरीज़ बनाई। उसके बाद में मैं टेम्परा में काम कर रहा था, तो एक बार उज्जैन से ललित कालिदास अकादमी का विज्ञापन निकला कि उनका एनुअल एग्जीबिशन होती है जी। तो वो हमेशा क्या करते हैं कि विषय के ऊपर पेंटिंग बनवाते हैं। तो उस वक्त था मालविका का अग्निमित्रम सब्जेक्ट था कालिदास का। तो मेरे सोचा कि अपन को भी बनाते हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग तो कर ही रहा था जी। तो मैंने कालिदास को पढ़ा। तो उस साल तो मैं कुछ कर नहीं पाया, उस किताब को, कालिदास की ग्रंथावली को पढ़ने में ही व्यस्त रहा। क्या आपने भी पढ़ी होगी, कालिदास की जो शब्दावली है, कालिदास की जो उपमाएं हैं, कालिदास की जो लेखनी है, मैं उसको तो बहुत गजब मानता हूँ, उसका तुलना कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी सोच है, उनकी लेखनी है, तो उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। तो मैंने फिर कालिदास के सभी ग्रंथों के ऊपर ऑलमोस्ट सभी पे पेंटिंग बनानी शुरू की, लेकिन कुछ श्रृंखलाएं भी बनाई जी। जैसे ऋतु संहार पे मैंने श्रृंखला बनाई है, और रघुवंशम पे श्रृंखला बनाई है, मेघदूत पे श्रृंखला बनाई है, कुमार संभव पे श्रृंखला बनाई है। तो श्रृंखला का मतलब 10-15 पेंटिंग एक साथ उसमें बना करके, और बहुत आनंद आया मेरे को। और उससे मेरे जीवन के अंदर, मेरी कृतियों में, मेरी शैली में, मेरी स्टाइल में बहुत कुछ परिवर्तन आया, बहुत सुधार आया। जो कुछ भी लोग कहते हैं, अब मैं तो समझता नहीं सुधार है कि नहीं है, लेकिन मेरे को उसके अंदर बहुत आनंद आने लगा। आज भी मेरी पेंटिंग के अंदर कहीं न कहीं कालिदास होते हैं। क्या बात है, जी हाँ, क्या बात है। तो जो कालिदास जी ने लिखा है उसको पेंटिंग में उतारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस बीच हम अपने दर्शकों को भी याद दिला देते हैं कि आप देख रहे हैं धरती धोरारी ऑन डीडी राजस्थान, और आज इस शो में हमारे साथ हैं हमारे अपने राजस्थान के एमिनेंट आर्टिस्ट समदर सिंह साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेंटर हैं और राजस्थान ललित कला अकादमी के पूर्व सचिव हैं। पारंपरिक कला के साथ में इन्होंने आधुनिकता को जोड़ा है, और इसके सम्मिश्रण से उपजे ये खुद एक इनक्रेडिबल आर्टिस्ट हैं, जो टेम्परा पेंटिंग, म्यूरल आर्ट और मिनिएचर आर्ट के माहिर हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। और सर से हम उनकी कला की बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए जो पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो समदर साहब, एक कलाकार के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप खुद के भी क्रिटिक हैं
क्या आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको आकर के बताते हैं कि ये पेंटिंग हमें बहुत अच्छी लग रही है, पर इस पेंटिंग में ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, और आप क्या खुद को एनालाइज करते रहते हैं? देखिए, यदि किसी आदमी को अपने जीवन में सफल होना है जी, और आगे बढ़ना है और अपनी गलतियों को सुधार करना है, तो क्रिटिसिज्म तो जरूर चाहिए। जी, और क्रिटिसिज्म करने के लिए और सहन करने के लिए, सुनने के लिए उसकी हिम्मत चाहिए। मेरी शुरू से प्रवृत्ति रही है कि मेरे दोस्तों को मैंने बुला करके उनको घर ले जा करके पेंटिंग दिखा करके ये पूछा, आप मेहरबानी करके इसमें बड़ाई मत करना, इसकी वाहवाही मत करना, इसमें कमियां बताओ मेरे को। जी। तो जनरली जब भी आज भी मेरे स्टूडियो पे कोई आर्टिस्ट आते हैं, इवन खाली बड़े आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि जो यंग आर्टिस्ट भी आते हैं, उनसे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि आप मेहरबानी करके मेरी पेंटिंग के अंदर कुछ कमियां ढूंढिए जो मेरी सुधार कर सके, और फिर मैं बैठ के उसे एनालिसिस करता हूँ। मतलब कि उसका जो क्रिटिसिज्म जो है मैं खुद बैठ के भी करता हूँ उसके ऊपर कि कहाँ गलती हुई है, क्या हुई है। तो हज़ारों बार होता है, लाखों बार इस तरह से होता है कि मेरे जो दर्शक हैं या दोस्त लोग हैं, उनसे हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी कमियाँ बताए। मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे आप, या कोई नहीं सुनता है कि क्या मैंने क्या काम किया, मेरे मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता, मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई आदमी निपुण नहीं है, हमेशा सारी उसमें गलतियाँ होती है, कमियाँ होती है, और कमियों को दूर करने की हिम्मत होनी चाहिए, करना चाहिए। तो कई आर्टिस्टों का जो मैं सुनता हूँ वो करते हैं, देखिए मैंने साहब गजब काम किया, मेरे मुकाबले किसने काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसके अंदर फिर आप एनालिसिस कीजिए, गलतियाँ ढूंढिए, लोगों से ढूंढवाइए और गलतियों को सुधारिए, तब तो आप सही है, वरना आप वहीं रह जाएंगे जहाँ घूम रहे थे। जी बिल्कुल। तो वो जरूरी है, क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी मानता हूँ मैं तो, सभी तरह के, चाहे यंग बच्चे भी हों, चाहे कोई भी। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग ताजुब करेंगे आप, बिल्कुल जिसको आर्ट का आता पता नहीं है, अच्छा, उसने आकर मेरे को कहता साहब ये हरा रंग चुभ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसमें फिर गौर किया कि ये सही कहा क्या इसने, तो बदलता हूँ जरूरत पड़ती है तो ये जरूरी है, हर इंसान के होता जरूरी होता है। मेरे तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे को तो जो कुछ मिला है ज्ञान, मेरे दोस्तों से, इसी क्रिटिसिज्म से ही मिला है। जी, और आपके जानने वाले ये भी कहते हैं कि आप एक दक्ष चित्रकार होने के साथ साथ बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं और उतने ही विनम्र भी हैं। नहीं, मुझे अड़कचोट भी कहते हैं। अच्छा सर, पेंटिंग की बात ही चली है तो हम आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं दर्शकों को म्यूरल आर्ट के बारे में, और साथ ही मिनिएचर आर्ट एंड टेम्परा पेंटिंग का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। तो एक बार कला की जो तीनों विधाएं हैं, चित्रकारी की जो तीनों विधाएं हैं, इसके बारे में बताइए और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कल ही मेरे को अमेरिका से एक बच्ची का फोन आया था जी। ये पूछा है कि जो आर्किटेक्चर के अंदर कर्टेन का या क्लॉथ पेंटिंग का क्या रिलेशन है। ओके। और उसका ये कहना था कि मतलब जो कपड़े पे पेंटिंग बनती है उसका क्या जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई रिलेशन होता है क्या। ये बहुत गहन बात है। अच्छा। और विधाएं अनंत तरह की है, बहुत तरह की विधाएं हैं आर्ट को एक्सप्रेस करने की। जैसे संगीत के अंदर भी बहुत सारी विधाएं हैं, डांस में बहुत सारी विधाएं हैं, पेंटिंग के अंदर भी बहुत सारी विधाएं हैं एक्सप्रेशन करने के लिए। उसमें से कुछ विधाएं ऐसी हैं जो बहुत सारी देखने को मिलती हैं, ख़ास तौर से टेम्परा पेंटिंग है, या दीवार पे पेंटिंग, म्यूरल फ्रेस्को पेंटिंग है जी। या प्रिंट मीडियम की पेंटिंग है, प्रिंट जो है प्रिंटिंग का वो है, ऑयल का है, एक्रिलिक का है, ये सारी बहुत सारी विधाएं, वाटर कलर है। उसी में से टेम्परा जो है, वो टेम्परा तो ड्राई पिगमेंट्स को बाइंडर के द्वारा मिलाकर काम लेने का है, जो कई तरह से टेम्परा होता है। पुराने ज़माने के अंदर तो दूध मिलाकर काम करते थे रंग के अंदर, पेड़ पौधों का दूध मिलाते थे, जानवर का दूध, पेड़ पौधों का दूध ज़्यादा मिला करके पेंटिंग काम की ली गई है, सरेस मिलाकर काम ली गई है, ग्लू। और बाद में अधिकतर हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर चूँकि धार्मिक चित्र ज़्यादा बने तो उसके अंदर सरेस और अंडे ऐसी चीज़ें मिलाने की परंपरा नहीं रही है जी। तो उसकी जगह गोंद मिला करके काम में लिया गया है। इसी तरह से आपने अभी फरमाया कि म्यूरल पेंटिंग का, तो म्यूरल जो दीवार पे, ख़ास तौर से दीवार पे जो सजावट है कला की, पेंटिंग की, हमारे एक कहावत है शुरू से ही बहुत पुरानी कि
भीता मांडना, मतलब भीतों मतलब दीवारों पे मारने की परंपरा रही है, सूना नहीं छोड़ा जाता था उनको। अच्छा। आज भी आप देखिए, ट्राइबल में जाइए, आप वो तो गाँव में जाइए, सब जगह जाइए, औरतें जो अनपढ़ हैं, जिनको आर्ट वार्ट कोई नॉलेज नहीं ली, डिग्री नहीं ली है, लेकिन अपने घरों को इतनी बहुत सुंदर ढंग से सजाती हैं। मतलब यहाँ दीवार पे मानती है, फर्श पे अल्पनाएं मानती है, बहुत सारी विधाएँ हैं। तो ये एक्सप्रेशंस की एक तरीका है म्यूरल भी। और तो ये हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर एक बहुत रिच परंपरा रही है फ्रेस्को पेंटिंग की जी। जो दो तरह की होती है, एक आला गीला और एक सूखी विधि। आप किसी भी पुराने महल में जाइए ज़्यादातर, तो जहाँ पर, हालांकि उधर जैसलमेर में नहीं देखेंगे, लेकिन इधर जयपुर में है जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, उधर वहाँ जो है फ्रेस्को पेंटिंग का प्रचलन रहा है। आप कभी सिटी पैलेस भी पधारे होंगे, या और आमेर में भी आपने देखा होगा, और बहुत सारे महल हैं यहाँ कई, उनमें हवेलियाँ हैं, उनमें ये फ्रेस्को पेंटिंग मिलती है, ये म्यूरल मिलता है। मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया इसके अंदर। मेरे गुरुजी के साथ बैठ करके, कृपाल सिंह जी के साथ बैठ करके विज्ञान भवन में दिल्ली के अंदर फ्रेस्को पेंटिंग का काम किया। यहाँ राजपुरा सेरेटन के अंदर जो उन्होंने पेंटिंग बनाई, तो उसमें मैंने बैठ के उनके साथ में एक असिस्टेंट हेल्प में ग्रुप में काम किया, कई बार काम किया है। तो ये भी करते रहें। लेकिन मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो आज जयपुर की शहर की बहुत सारी दीवारें हैं, फ्लाईओवर है, अंडरपास हैं, ये जवाहर सर्किल पे पत्रिका गेट बना हुआ है, उसका पिको गार्डन है, सहकार भवन अंडरपास, वो तो सारे हैं जी। तो पिको, ये जो पत्रिका जो गेट है, इसके अंदर का काम मेरा किया हुआ है जी, बिल्कुल पेंटिंग का जो किया हुआ है। तो इस तरह से जो मॉडर्न तरीका काम है, ये मॉडर्न रंगों से, सिंथेटिक रंगों से ये काम बहुत किया है। तो म्यूरल दीवारों पे पेंटिंग करने का बहुत सारा तरीका है, खाली पेंटिंग से ही नहीं, आप लकड़ी से भी म्यूरल बना सकते हैं, लोहे से भी बना सकते हैं, सिरामिक से भी बना सकते हैं, रंग से भी बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको दीवार को डेकोरेट करना है, आपको सजाना है, दैट्स म्यूरल। तो उसको हमारे नेचुरल कलर्स भी होते हैं, सिंथेटिक कलर्स सब तरह के रंग, उसमें सब तरह की होता है। लेकिन फ्रेस्को में ऐसा नहीं होता है, फ्रेस्को के अंदर टेक्निक अलग है, उसके अंदर तो उसको उसी तरह से रंग काम लेने पड़ते हैं, उसके अंदर मन मर्जी का काम नहीं हो सकता उसके अंदर जी। तो आपने तो कई प्रोजेक्ट पे काम किया, और म्यूरल आर्ट की बात करें, मिनिएचर की बात करें, या फिर टेम्परा पेंटिंग की बात करें, आप तो तीनों बराबरी से करते रहे हैं। कौन सा मीडियम है जिसपे आपको लगा कि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ? मैं तो इस पे टेम्परा पे ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा। वाटर कलर पे किया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था, और बहुत रियलिस्टिक काम किया वाटर कलर के ऊपर। मैंने एक्रिलिक के अंदर भी, आप ताजुब करेंगे, लोग जानते नहीं है, एक्रिलिक के ऊपर मैंने बहुत काम किया, लगभग 100 पेंटिंगें बनाई। और बड़ी अजीब बात है कि आज मेरे जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है बहुत बड़ी जगह पे, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट देख लीजिए, नेशनल ललित अकादमी देख लीजिए, चंडीगढ़ पंजाब में देख लीजिए, या यहाँ राजस्थान के अंदर जो है बहुत सारी जो RPSC है, हाउसिंग बोर्ड है, ये JD है, यहाँ जहाँ भी मेरी पेंटिंग हैं वो उस सीरीज़ की पेंटिंग है, मतलब उस एक्रिलिक के काम की पेंटिंग है, टेम्परा के काम के नहीं है। लेकिन मैं फिर भी टेम्परा को ज़्यादा तूल देता हूँ, और मेरी टेक्निक सबसे अलग है थोड़ी सी। टेम्परा के अंदर लोग काम कर रहे हैं, मिनीचर वाले भी टेम्परा में काम करते हैं, और दूसरे टेम्परा में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी जापानी और इंडियन मिक्स है जी। तो मेरा मीडियम भी जो है वो जापानी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके अंदर जापानी रंग होता है, जापानी रंग कागज़ होता है, जापानी मीडियम होता है, रंग ब्रश जो है वो भी जापानी होते हैं, सारी चीज़ें वो होती है। एक मैं इंडियन हूँ तो मैं करता हूँ, तो ये मेरा एक इंटरेस्टिंग रहा है, और पिछले 40 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं जी। और जापान के एक आर्टिस्ट भी हैं जो आपको बहुत पसंद रहे हैं? हाँ, देखिए यूँ तो ऐसा है कि जापान ईस्ट और वेस्ट दो एरिया बटा हुआ है दुनिया के अंदर। तो जब हम ईस्टर्न पेंटिंग की बात करें, पूरी कला की बात करें, तो उसके अंदर जापान की आर्ट के मुकाबले मैं बहुत कम देखता हूँ कि इतनी माहिरता बहुत ही कम लोगों में देखने मिलती है। तो जापान के अंदर माएदा सेसो आर्टिस्ट हुए, बहुत महान कलाकारों में हैं वो, उनको बहुत मैं आदर करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और उनकी पेंटिंग को बड़ा जोरदार किस्सा है कि मैं जब वहाँ जापान में गया था तो माएदा सेसो की मज़ार के ऊपर जाने के लिए मैं जा रहा था, तो रास्ते के अंदर मेरे साथ कई घटनाएं भी हुई, लेकिन फिर भी आखिर में मैं वहाँ गया और मैं उनको नमन करके आया। तो माएदा सेसो बहुत महान आर्टिस्ट हुए हैं, यूरोप के कलाकारों के भी बहुत एक से एक बढ़ करके हुए हैं जी जी।
और आप तो अपनी पेंटिंग्स लेकर के कई बार विदेश गए हैं, इवन आपकी पेंटिंग का ट्रैवल एग्जीबिशन भी हुआ था यूके में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लोगों को दिखाई गई थी। आपका एक किस्सा एक और बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा है, जब आप फ्लोरेंस गए थे इटली, वो क्या था? देखिए, जहाँ आप मेरी ट्रेवलिंग एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं, मैंने लगभग 20-22 एग्जीबिशन इंग्लैंड में की है जी, और जर्मनी में मेरी एग्जीबिशन हो चुकी है, इसमें इटली में, फ्रांस में भी हो चुकी है और कई जगह हो चुकी है, और ज़्यादातर वन मैन शो। लेकिन वहाँ की जो वेल्स आर्ट काउंसिल जो है इंग्लैंड की, उन्होंने मेरी एक टूरिंग एग्जीबिशन की, ट्रेवलिंग एग्जीबिशन की 2 साल के लिए जी, और ये सम्मान राजस्थान का एकमात्र कलाकार हूँ जो मुझे सम्मान मिला। बहुत गर्व की बात है ये। बिल्कुल सर, किसी आर्टिस्ट की कोई विदेशी ट्रेवलिंग एग्जीबिशन करे 2 साल के लिए, डिफरेंट जगह 20-25 जगह दिखाया एक 1.5 महीने के लिए, तो ये मैं सम्मान की बात समझता हूँ और ये सम्मान मुझे मिला है तो बहुत बड़ी मुझे गर्व है इस बात का। इसी में से मेरी जर्मन दोस्त थी, तो मेरे को जब इंग्लैंड जाता था तो वो और भी जगह घुमाती थी, तो हम लोग इटली गए जर्मनी से बाई कार। तो फ्लोरेंस में जब हम गए तो फ्लोरेंस के अंदर बहुत ऊंचाई पर जाकर के उसने मुझे कहा कि अब फ्लोरेंस आ गया है, ये माइकलो एंजेलो का शहर है फ्लोरेंस। तो मैं जो उतरा नीचे ज़मीन पर कार में से, तो मैं इतना रोया हूँ कि उसने मुझे बहुत मुश्किल से चुप कराया। मैं इतनी खुशी के मारे रोया कि आज मेरी किस्मत देखिए कि मैं माइकलो एंजेलो के शहर में आया हूँ। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था, उसके मारे मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे हम लोग कभी तीर्थ स्थल जाते हैं तो जाकर खुशी होती है बड़े बड़े बुजुर्गों को, उसी तो मेरे को ये खुशी हुई कि मैं दुनिया के महानतम कलाकार, जैसा न तो कभी हुआ न होने का, माइकलो एंजेलो, उसके शहर में आया हूँ और मुझे इस खुशी हमारे खूब रोना आया। उसके बाद में उसके स्टूडियो भी गए, उसके घर भी गए, उसकी फिर सारी जो चर्च वगैरह जो थे वो सब मूर्तियाँ वो सब देखी। 3-4 दिन रुक करके वहाँ पूरा देखा मैंने। तो एक वो बड़ा एक बहुत सुंदर क्षण था मेरे लिए, वो अपने आप में बहुत ही बहुत अद्भुत और यादगार पल रहा होगा। और आप खुद अपने आप में एक इनक्रेडिबल पेंटर हैं सर। राजस्थान के महल और किले तो आपने बनाए ही हैं, कागज़ पर उतारे हैं ब्रश और कलर के माध्यम से। राजस्थान का जो ग्रामीण जीवन है, रूरल जो लाइफ है, उसको भी आपने उकेरा है, जिसमें इमोशंस भी हैं और यथार्थवाद भी। मैंने राजस्थान की जो लाइफ है, यहाँ के जो रंग हैं, ख़ास तौर से औरतें जो कपड़े पहनती हैं, उनके रंग को देख के आकर्षित बहुत होता हूँ। हर आदमी होता है, मैं क्या होता हूँ जी, काफ़ी रंग बिरंगे, हाँ, काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं। कभी आप हमारे गांव की तरफ या इधर आप जाइए, जालोर की तरफ जाइए, मारवाड़ में जाइए, उधर की औरतें बहुत ही चटकीले रंगों का उपयोग करती हैं, तो वो मुझे बहुत आकर्षित किया। तो उनकी मैंने एक पेंटिंग सीरीज बनाई है, अलग भी बनाई थी जी। शुरू में जो पेंटिंग बनाई उनके अंदर मैंने क्या किया कि उसको शेखावाटी की फ्रेस्को को उसमें बैकग्राउंड बना करके उसका रिलेटेड किया था जी, और वो एक तरह से वो अच्छा सब्जेक्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने एक्रेलिक उसमें पेस्टल में और क्रेयॉन में इनमें काम किया खूब। वहाँ लंदन की जो पेट्रोल एसोसिएशन है इंग्लैंड का जी जी, मेन जो है, उसके चेयरमैन के केबिन में मेरी बहुत बड़ी पेंटिंग एक उसी सीरीज़ की उन्होंने परचेज़ की है, और वो सारी पेंटिंग यूरोप में ही है, मेरी बिकी हैं सब लोग। तो वो भी एक सीरीज़ मैंने बनाई है रियलिस्टिक की, जो राजस्थानी जनजीवन को दर्शाता है जी। तो समय समय पे मैंने ये खाली ट्रेडिशनल के अंदर नहीं फंसा रहा, मैंने एक्रेलिक में भी खूब काम किया, मैंने वाटर कलर में भी खूब काम किया, रियलिस्टिक के अंदर। तो मैंने ये जो पेस्टल क्रेयॉन इनके अंदर भी खूब काम किया, इस सीरीज़ को भी बनाया जी। तो वो उसी सीरीज में से काम किया सारा। तो जहाँ एक तरफ आपने राजस्थान के महल और किलों का वैभव दिखाया, वहीं राजस्थान का जो सादा सरल ग्रामीण जीवन है आपने उसको भी कागज़ पर उकेरा। मैं यहाँ पर दिक्पाल पेंटिंग की भी बात करूँगी। दिक्पाल पर आप काम कर रहे हैं और ये ख्याल आपको कब और कैसे आया, और दर्शकों को हम ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सर को इस खास प्रोजेक्ट के लिए संस्कृति मंत्रालय की तरफ से फेलोशिप भी मिली है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो जाए। मेरे 2013-14 के अंदर मेरे हार्ट का वो स्टंट लगे थे, 2 स्टंट लगे, बैलूनिंग हुई थी जी। तो डॉक्टर मुझे कह दिया था कि कम से कम आप 15-20 दिन हिलोगे नहीं, आराम रेस्ट करना।
मेरे लिए पॉसिबल नहीं था जी कि मैं 15 दिन आराम कर सकूं। तो मैंने उन 15 दिन में बैठ करके और पेंटिंग बनाना शुरू किया, ड्राइंग बनानी शुरू की बेड पे ही। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बात कौंधी कि जयपुर के राजा जय सिंह जी, ये एक बहुत आदर्श है मेरे लिए जी, सबके लिए होंगे जी, कि इन्होंने क्या शहर बनाया। आज दुनिया भर घूमूँ मैं, यूरोप घुमा, इधर जापान की तरफ घुमा, सारे सब जगह घूम लिया, लेकिन जयपुर के मुकाबले शहर नहीं देखा। अपना शहर जैसा कोई अपना शहर जैसा कोई शहर नहीं, जिसकी जो सुंदरता है, जो पुराना शहर है जी। मैं आज भी कई बार निकल जाता हूँ और रात में या दिन में जाके उनकी हवेलियों को बाहर जो झरोखे हैं, खिड़कियाँ हैं, जालियाँ हैं, उनके गेट हैं, उनको निखारता रहता हूँ। तो उसको देख करके मुझे लगा कि सवाई जय सिंह जी ने जयपुर जैसा शहर बनाया, इससे विद्वान थे, महान व्यक्ति थे, आज वो जरूर स्वर्ग के अंदर होंगे, इंद्र के पास होंगे। तो मैंने एक पेंटिंग, एक ड्राइंग बनाई जिसके अंदर वो इंद्र के पास सवाई जय सिंह जी बैठे हुए हैं। उससे मुझे ध्यान आया कि इंद्र अकेले थोड़ी बैठे हैं, जय सिंह जी अकेले थोड़ी बैठे हैं, वहाँ पर देवता भी होंगे सारे। तो उन देवताओं की जब बात आई कि अग्नि, वायु और वरुण सब, तब वो एक शुरुआत थी। फिर मैंने देखा कि ये तो सब तो दिक्पाल हैं, तो मैंने दिक्पालों के बारे में, यक्ष और किन्नरों के बारे में स्टडी की और दिक्पाल मुझे बहुत अच्छे लगे। आज भी हमारे कोई भी गृह प्रवेश होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो दिक्पालों की सबसे पहले पूजा होती है। बिल्कुल। तो उनको देख करके मैंने पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाई, पेंटिंग बनाई और शुरू की। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर पहले बार दिक्पालों पे इस तरह से एक व्यक्ति द्वारा एक शैलीगत है और एक जो है, और सबका 10 का, अष्ट दिक्पाल मानते ज़्यादातर, लेकिन 10 दिक्पालों का वर्णन देखने को नहीं मिलेगा और वो मैं कर रहा हूँ। इसका मुझे बहुत गर्व है और मेरी मन से कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक आज की तारीख तक, उसके बाद में देखिए आगे और क्या होता है, लेकिन आज तारीख तो मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक सीरीज है मेरी दिक्पालों की, जिसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। और ये सीरीज शुरू भी हो चुकी है, आप ऑलरेडी? हाँ, लगभग मैंने 6 पेंटिंग बना ली है। 6 पेंटिंग बना ली है जी। तो उसमें अब और काम चल रहा है। वो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी पूरी हो जाए, उन्हीं दिक्पालों से प्रार्थना करता हूँ जल्दी पूरी कर दे। जी, क्या बात है, इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। और आपकी तो बहुत आस्था भी रही है ऊपर वाले में। आपने कई बार देखा है कि संघर्ष के दिनों में भी आपको कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं अकेला ही हूँ, हमेशा आपको लगा कि कोई है जो आपके साथ है। देखिए ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, ईश्वर की बड़ी मेहरबानी, अनंत की बड़ी मेहरबानी है कि मैं कई बार परेशानियों में रहा, कई बार पैसे की कमी भी आई, कई बार कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मैं बहुत दुखी रहा, परेशान हुआ, लेकिन लोग जो रोते हैं उस दुख में अंदर कि मेरे साथ ये हुआ और ये हो गया और वो हो गया, ईश्वर ने मेरे को, उनकी बड़ी कृपा है कि कभी ये मेरे को नहीं होने दिया, कभी आभास नहीं होने दिया कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो बड़े सब आराम से निकलता गया। आप ताजुब करेंगे, मेरे 9 बार भयंकर एक्सीडेंट हुए मेरे जी। तो ईश्वर ने बचाया मेरे को। तो ये तो ऊपर शक्ति में तो आस्था है ही जी। क्या बात है। हाँ जी। तो एक बेहतरीन चित्रकार होने के साथ साथ आप एक कुशल प्रशासक भी रहे हैं सर। और राजस्थान ललित कला अकेडमी की अगर मैं बात करूं, वहां आपका टेन्योर पहले शायद 2 साल का था, जो बाद में बढ़ कर के 6 साल का हो गया। और वहां सचिव के पद पर रहते हुए आपने कला के उत्थान के लिए कई बेहतरीन काम किए हैं। हम चाह रहे हैं कि एक बार आप वो वाला अनुभव साझा करें। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जब मैं छात्र नेता के रूप में था जी, तो खाली एक चित्रकार के रूप के अंदर मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं मानता जी। जो भी मुझे कार्य देखने को मिलता है, करने को मिलता है, मैं उसको बड़े लगन से काम करता हूँ। मेरे सिद्धांत है, या तो काम करो मत, और करो तो उसमें कोई कमी मत छोड़ो तुम्हारी तरफ से, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी तो ईश्वर के हाथ है, बाकी तो हर इंसान कोई 100% पूरा तो होता नहीं है जी। तो इसलिए तो मेरे को मेरे दोस्तों ने मिलकर के, सरकार ने मुझे सचिव बनाया, तो मेरे लिए चैलेंज था कि उससे पहले प्रशासक के रूप में मेरा अनुभव नहीं था। और मैंने मेरे सभी दोस्तों के सहयोग से मिलकर के और बहुत अच्छी तरह से काम किया। लगभग 23 नए प्रोजेक्ट जो हैं मेरे टाइम के अंदर नए इंट्रोड्यूस किए गए और वो माइलस्टोन थे जी। आज भी वो एक माइलस्टोन बने हुए हैं, आज लोग उनको आदर्श मानते हैं
और लोगों का, मेरे दुश्मनों का भी ये कहना है, हालांकि मेरे को दुश्मन नहीं है जी, लेकिन जी, जो मेरे विचारों के विपरीत हैं जी, उन लोगों का भी यही कहना है कि ललित कला अकादमी का यदि गोल्डन पीरियड था तो मेरे टेन्योर का माना जाता है। तो उसके अंदर मेरे अकेले ने मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का, सरकार का, सबका बड़ा सहयोग था और मैंने बखूबी किया। वो मैंने लगभग 6.5 साल तक काम किया उसमें जी। तो जाना था ही ये था। तो सचिव पद पे रहते हुए आपने कई बहुत ही लैंडमार्क डिसीजंस भी वहाँ पर लिए और एकेडमी के लिए कई आपने उपलब्धियाँ जो हैं वो हासिल हुई। अलावा उसके, एक प्रशासक के अलावा आपने शिक्षाप्रद लेखन की दिशा में आलोचनात्मक तरीके से भी काम किया है बतौर एडिटर, पब्लिशर, ज़रा वो भी बताएं। देख, लिखने की आदत तो मेरी शुरू से आज भी है, तो कुछ लेख लिखे हैं और मेरे टाइम के अंदर जो ललित कला अकादमी के जब रहते हुए जब पब्लिकेशन से मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया जी। अगर किसी व्यक्ति का इतिहास जानना है, किसी कला का, किसी इतिहास का, संस्कृति का इतिहास जानना है तो हम किताबों को ढूंढते हैं। वो जिंदा रहने चाहिए। आप कह करके एक बार ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक आप किताबों में नहीं होगा, लिखित में नहीं होगा, तो मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया था। तो मेरे टाइम के अंदर जो है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का, इनका बहुत ज़्यादा जोर दिया। उसी में से मैंने एक राजस्थान का रंग किताब छपाई थी 50वीं आज़ादी 50 सालगिरह के ऊपर। एक आभार जो ग्रंथ जो हमारे सीनियर कलाकारों के ऊपर उसका तरह था। मेरे टाइम के अंदर जो है राजस्थान ललित कला अकादमी के रंगीन कैटलॉग शुरू हुए थे और उन्हीं के अंदर जो हैं बहुत सारी आकृतियाँ, आकृति त्रैमासिकी, आकृति विशेषांक, ये पोस्टर्स और ये सारी चीज़ें बहुत पब्लिश की गई थी। तो ये था। और उसी टाइम के अंदर एक कला चेतना प्रोग्राम और तगड़ा बहुत अच्छा हुआ था कि हर गांव में गांव में तो नहीं, लेकिन जो ऐसी जगह जहां पर कला की गतिविधियां नहीं होती है लेकिन छोटे शहर हैं, वहां कला की जागृति लाने के लिए कला चेतना प्रोग्राम रखे जाते थे 3-3, 4-4 दिन का। और वहाँ राजस्थान अकादमी की जो बस थी ललित कला अकादमी की, वो बस जाती थी पेंटिंग लेकर के, आर्टिस्टों लेकर के, वहाँ 3-4 दिन तक रुक करके वहाँ के लोकल आर्टिस्टों को मिल करके, उनसे बात करके, उनसे काम करा करके, ऐसे इस तरह का ये बहुत सारी बातें हैं। ये कला मेला भी मेरे टाइम में शुरू हुआ है। कला मेला आज जो 20-25 कला मेले हो गए ललित कला अकादमी के, वो मेरे टाइम में मैं सबसे पहला उसका कन्वीनर था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी हुई, क्या गिनूँ आपको, लगभग 23 बातें बताई मैंने आपको, 23 गतिविधियाँ ऐसी थी जो मेरे टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अलग ये ललित कला अकादमी की आज जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ऑफिस, वो मेरा ही किया हुआ है। हाँ हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से सर बहुत सारे काम किए थे। अकेडमी को जमीन दिलवाना, भवन बनवाना, एक्चुअली ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कला के संवर्धन के लिए आपने इतना बेहतरीन काम किया। अच्छा, तकरीबन 4 दशक तक आपने बतौर आर्ट टीचर भी काम किया, पढ़ाने का भी काम किया, सिखाने का भी काम किया, तो उस पूरे अनुभव को कैसे देखते हैं आप? मेरी मनोवृत्ति जो है उस वक्त जो है 68, 69, 70 में बहुत उग्र प्रवृत्ति की विचारधारा बन गई थी, पता नहीं क्यों, दोस्तों के साथ मिल करके। तो उससे मेरे को घर वालों ने निकालने के लिए, परिवर्तित करने के लिए मुझे टीचर बना दिया गया। और टीचर बनाया एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाने के दे दिया गया मेरे को। अब वो ये देख करके कि अब मारो तो किसको मारते हो। तो उनसे मेरे मन के अंदर एक बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया जी। बजाय झगड़े के, लड़ाई झगड़े के, उन छोटे छोटे बच्चों को जो 3-3 साल के, 2.5 साल के आते थे, रोते बिलखते, चिल्लाते, गिरते, पड़ते, उनको संभालने मेरे तो टाइम पर बीत जाता था। उसके बाद में मैं बहुत समय तक, लगभग 18-19 साल तक लड़कियों के बड़े स्कूल में रहा। तो उन लड़कियों के साथ क्या कर सकते थे, लड़कियों तो इतनी कोमल होती है, उनका गुस्सा नहीं कर सकते। तो उससे मेरे विचारों के अंदर बहुत परिवर्तन हो गया और मैं एक तरह से एक सीधा साधा सज्जन आदमी साख के रूप के अंदर हो गया। और मेरे के अंदर, मेरे आर्ट के अंदर भी वो सारी बातें परिवर्तित होती गई। वो जो पहले मैं पेंटिंग बनाता था लड़ाई झगड़े की, मारने कूटने की और युद्ध की पेंटिंग बनाता था, उसकी जगह बहुत सुंदर लालित्यपूर्ण चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो ये आया, मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला 40 साल से काम करने गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तो परिवर्तन तो बहुत तगड़ा है, टीचर के कारण से हुआ ही है। और अगर आप सही मायने में
अगर किसी में कुछ सीखना है तो टीचर बन जाए, सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए उसको टीचर बनना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाएगा तभी जब उसको खुद को आएगा, और खुद को आने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो कई बार स्टूडेंट पूछ लेती थी कि सर इसका क्या मतलब होता है, तो मैं कहता था बेटा आज तो अभी याद नहीं है, तो मैं कल बताऊंगा। साहब कहता था आज मुझे पता नहीं, कल तो मैं जरूर बता दूंगा। तो मैं पढ़ करके जाता था, उससे सारा ज्ञान आता है। तो ये बहुत ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जिंदगी में अगर नकारात्मक विचार हैं या भटकाव की स्थिति है तो कला की कोई भी विधा हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो आपको एक सही रास्ते पर लेकर के जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आर्ट लवर्स हैं जो इस वक्त हमें आपको देख रहे हैं और आपकी तमाम बातों को वो सुन रहे हैं, ग्रैस्प कर रहे हैं। जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो पेंटिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, नवोदित कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो जिस तरह भी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी से एक मेरा जो खुद का जो अनुभव है उसको बताता हूँ कि बिना कोशिश के, बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के, बिना तपस्या के, बिना डेडिकेशन के, बिना पैशन के कुछ नहीं हो सकता। खाली सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हो हैं तो छोड़ देना चाहिए उनको जी। खाली ये सोच करके कि हम नौकरी लग जाएंगे तो ऐसे छोड़ देना चाहिए उसको। आप किसी भी विधा के अंदर, किसी भी काम के लिए आपका लिप्तता होना जो बहुत ज़रूरी है। निर्भाव से, मतलब बिना किसी लालच के, उसके अंदर आपकी लिप्तता जरूरी है। और लिप्तता कैसी कि बिल्कुल आप डेडिकेट हो जाए उसके प्रति। तो आप देखिए कोई अच्छा डांसर बनता है, अच्छा डांसर, और जब तक 5-6 घंटे रियाज नहीं करता है तब तक डांस नहीं कर सकता। म्यूजिक वाला भी जब तक 5-6 घंटे तक रियाज नहीं करता है तो अच्छा गा नहीं सकता। तो फिर आर्टिस्ट, पेंटिंग करने वाला कैसे आर्टिस्ट बन सकता है? तो उसके लिए मेहनत, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो मेहनत करना है बहुत ज़रूरी है। आजकल के स्टूडेंट से बड़ा दुख होता है कई बार ये देख करके को सीधे ही बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके पहले पेंटिंग के अंदर ही उनको अवार्ड मिल जाना चाहिए और ये सब होना चाहिए। तो ये नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आप एक दिन ज़रूर बहुत ऊंचाई पर पहुँचेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं में बधाई है। और ये खास जरूर बात ध्यान रखनी चाहिए, या युवा हो और या दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं पेंटिंग करके, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी खूब मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप इतनी लंबी मेहनत मशक्क़त के बाद, घंटों प्रैक्टिस के बाद आज आप अपने लिए आपने एक ख़ास मकाम बनाया है और पूरी दुनिया में आपने ख्याति पाई है। समदर सिंह साहब, आप शो में आए, आपने वक्त निकाला, पेंटिंग के बारे में इतनी खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ की। हमारी तमाम गुड विशेस हैं सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और शो में आप आए इसके लिए आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके साथ वार्ता करके बहुत अच्छा लगा। दूरदर्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि उन्होंने मुझे याद किया। मेरा इसे वर्षों पुराना लगाव है वैसे तो, लेकिन लंबे समय बाद में मुझे याद किया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और दर्शकों से भी इजाज़त ले लेते हैं। आप देख रहे थे धरती धुरारी, और आज शो में हमारे साथ रहे जाने माने एमिनेंट आर्टिस्ट हमारे अपने राजस्थान के समदर सिंह खंगारौत सागर साहब। हमें पूरी उम्मीद है आपको हर बार की तरह आज का एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अनामिका को भी दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हम सबका चहेता DD राजस्थान। नमस्कार।